नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में हाई लेवल की बैठक हुई। यह बैठक प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी ने बुलाई। इस बैठक ने जमीन से जुड़े सभी विभागों के एचओडी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू, फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद वर्धन और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश भर में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें अवैध अतिक्रमण करने वालों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि अब तक की कार्रवाई में करीब 300 से ज्यादा अवैध मजार और 40 से ज्यादा मंदिर ध्वस्त किए गए हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से तापमान बढ़ने से प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने 23 मई देर शाम से 26 मई तक पूरे प्रदेश में हल्की बारिश और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है। वहीं चारधाम इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 24 और 25 मई को ऑरेंज अलर्ट रखा गया है, क्योंकि इन 2 दिन पूरे प्रदेश में हल्की बारिश और चारधाम इलाकों में बर्फबारी के साथ पूरे प्रदेश में कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और आम लोगों के लिए चेतावनी जारी की है कि आप तेज हवाएं और आंधी चले तो अपनी यात्रा आप स्थगित रखें। हल्द्वानी में सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जो लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो 2 दिन पुराना है, जहां लाल कुआं में रेलवे भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को रेलवे और जिला प्रशासन द्वारा खाली कराया जा रहा है। इस दौरान एक सांप निकल गया, जहां अतिक्रमण टूटने से एक व्यक्ति बौखलाया हुआ आया और नशे की हालत में वो था। फिर क्या, युवक ने सांप को पकड़कर अपने मुंह में रखा और चबा गया। लोग युवक को मना भी कर रहे थे, लेकिन वो नहीं माना। सांप के मुंह को चबाने के बाद सिरफिरे ने उसे फेंक दिया। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गनीमत यह रही कि सांप का जहर युवक के शरीर में नहीं गया और उसकी जान बच गई। थोड़ी देर बाद सांप की मौत हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन क्षेत्राधिकारी गौला रेंज चंदन सिंह अधिकारी का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है। युवक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जांच के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी में एक गुलदार को वन विभाग ने पकड़ा है। यहां आसपास के क्षेत्रों में लगातार उसको देखे जाने की सूचनाएं वन विभाग को मिल रही थीं। अभी पिछले दिनों ही पौड़ी से सटे ठेका मार्ग पर 3 गुलदारों के मार्ग में चहलकदमी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र में भी लगातार उसकी धमक की खबरें वन विभाग को मिल रही थी, जिससे विभाग द्वारा पौड़ी से सटे बहेड़ा खाल में दहशत का केंद्र बने गुलदार को पकड़ने के लिए गांव के समीप एक पिंजरा लगाया गया, जिसमें देर रात एक गुलदार कैद हो गया। वन रेंजर ललित मोहन नेगी ने बताया कि बहेड़ा खाल में लगातार गुलदार द्वारा मवेशियों को अपना शिकार बनाया जा रहा है, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा लगातार वन विभाग को दी जा रही थी। उन्होंने बताया कि पिंजरे में पकड़कर उसे नागदेव रेंज लाया गया है, जहां पर स्वास्थ्य जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को वन गुर्जरों ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग कार्यालय पहुंचकर विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि वन विभाग द्वारा वन भूमि में रह रहे वन गुर्जरों को भी वन भूमि खाली करने को लेकर पूर्व में नोटिस दिया गया था। डीएफओ कार्यालय में हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि वन गुर्जर जंगलों में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो वहीं जंगलों की सुरक्षा भी करते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से आदेश बनाकर उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की गई तो वो इसका विरोध करेंगे और अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सभा के दौरान उन्होंने सरकार और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रुड़की के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने धूमधाम के साथ महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती मनाई। रुड़की टॉकीज के पास स्थित एक होटल में शिरोमणि जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के साथ कई राज्यों से क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे।
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कार्यक्रम में चिंतन करते हुए जो गरीब लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की बात की। कार्यक्रम में पहुंचे अखिल भारतीय अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने समाज को और शिक्षित करने की बात कही। रामनगर क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कई विभागों द्वारा नोटिस दिया गया। वहीं अतिक्रमणकारियों को अपने मकान खाली करने के आदेश देने के साथ ही मकान खाली न होने पर तोड़ने की चेतावनी दी गई है, जिसको लेकर लगातार प्रभावित लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। वहीं सिंचाई विभाग ने ग्राम ढिकुले स्थित विभाग की नहर पर कब्जा कर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। जेसीबी मशीन की मदद से कई अतिक्रमणकारियों के मकान ध्वस्त किए गए। मौके पर मौजूद तहसीलदार विपिन चंद्र और सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई को जारी रखा। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि सरकार और विभाग के इशारे पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। तो सिंचाई विभाग ने भी अपना अभियान यहां पर शुरू कर दिया है। लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कहा गया कि अतिक्रमण जहां जहां पर मौजूद है, जमीन पर कब्जा किया गया है, जो सरकारी जमीन है, उसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। लोगों में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है। लोगों की इस बात को लेकर झड़प भी हुई। वहां जो अधिकारी पहुंचे, अधिकारियों ने बातचीत की। झड़प हालांकि कुछ देर के लिए जरूर हुई, लेकिन उसके बावजूद ये कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रही। अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच ये नोकझोंक हुई है और अतिक्रमण का जो अभियान जो है वो अभी लगातार चलाया जा रहा है। रामनगर में सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के खिलाफ कांग्रेस 24 मई को सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम करेगी। यहां कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को उजाड़े जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि आज सरकार नशे में आकर तुगलकी फरमान जारी कर गरीब जनता का उत्पीड़न करने पर तुली है, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को हटाने की साजिश सरकार और संबंधित विभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण में शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। रणजीत सिंह रावत ने कहा कि आज जो प्राचीन धार्मिक स्थल हैं, सरकार करोड़ों रुपया इन धार्मिक स्थलों पर खर्च करती है, उन्हें भी निशाना बनाकर तोड़ने की साजिश चल रही है। केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के तहत बेहतर अस्पतालों की सूची में दिनेशपुर का अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है। योजना के तहत अस्पताल को जिले में सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में 2 लाख की पुरस्कार राशि मिलेगी। इस उपलब्धि से अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर केंद्र सरकार कायाकल्प योजना के तहत हर वर्ष अस्पतालों का चयन करती है। इस वर्ष भी जिले के दिनेशपुर पीएससी के लिए अच्छी खबर है। कायाकल्प योजना के तहत दिनेशपुर पीएससी का चयन हुआ है। लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए इस अस्पताल का नाम योजना के तहत चयन सूची में शामिल किया गया है। अस्पताल प्रबंधन को 2 लाख की पुरस्कार राशि मिलेगी। प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप पांडे ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की टीम अस्पतालों का निरीक्षण कर वहां व्यवस्थाओं का जायजा लेती है। इसी के मुताबिक कायाकल्प योजना के तहत अस्पतालों का चयन होता है। लगातार 2 वर्षों से दिनेशपुर सीएचसी को यहां इनाम की राशि 2 लाख रुपए मिल रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में देर शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस, वामदल, जनता दल, परिवर्तन पार्टी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमें भाजपा की समाज को तोड़ने और नफरत की राजनीति के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के उत्पीड़न जैसे मुद्दों से आम आदमी का ध्यान हटाने के लिए भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर प्रदेश में नफरत की राजनीति कर रही है, जिसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। भर्ती घोटाला, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, हरिद्वार में आतंकवादियों को पकड़ना यूपी पुलिस के द्वारा, अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का बचना अब किसी और प्रधान को बताने लग गए हैं। कौन प्रधान है ये पता नहीं। जोशीमठ की घटना, आपके पद्मश्री अवार्ड पाए हुए और गोल्ड मेडलिस्ट लोग जो है धरने में बैठे, मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं। मंत्री सड़कों पर आम आदमी को पीट रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं।
तो न्याय कैसे मिलेगा, इस चीज़ को लेकर सभी में चिंता है। आम आदमी इतना परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे लोगों की मदद करें, और इसीलिए हमने सर्वदलीय एक बैठक बुलाई है जो लाइक थिंकिंग के लोग हैं, और हम चाहते हैं कि हम लोग कुछ मिलकर ऐसा कुछ करें जिससे हम जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर इनको एक्सपोज कर सकें और बीजेपी को जता सकें कि बागेश्वर से विधायक और कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर परिवार में फूट डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां स्वर्गीय चंदन रामदास की पत्नी को भाजपा टिकट दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनका बेटा खुद के टिकट की मांग कर रहा है, जिससे परिवार में लड़ाई की स्थिति पैदा हो गई है। के आदमी है महेंद्र भट्ट जी, अगर उनमें कुछ ग्रेविटी होती तो जोशीमठ की आज ये दशा नहीं होती। जब वो विधायक थे तब ये शुरुआत हो गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब आदरणीय सुरेंद्र राकेश जी की मृत्यु हुई थी और उनकी विधवा चुनाव लड़ रही थी, उस समय उन्हीं के परिवार को तोड़कर इसी भारतीय जनता पार्टी ने, महेंद्र भट्ट की पार्टी ने, उनके देवर को जबरदस्ती उकसा के उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया। उसमें घर में इन्होंने तो परिवार तोड़ने की तक कोशिश की। वह हमको किस मुंह से इस तरीके की बात कहने का साहस कर रहे हैं, मेरी समझ से परे। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पार्टी संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस ने भी घर घर जाकर संपर्क करने की रणनीति तैयार की है। इसके लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बाकायदा ट्वीट करके इस अभियान की जानकारी दी थी। कांग्रेस के इस अभियान पर अब भाजपा नेता चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। देहरादून में भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल की माने तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रही है। पार्टी में बेतहाशा गुटबाजी है। कांग्रेस संगठन स्तर पर कमजोर होने के साथ साथ प्रदेश की जनता का विश्वास भी खो बैठी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर जमकर चुटकी भी ली। देहरादून में रह रही पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पोती अधरिजा ने अपने पति अखिलेश पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं इसे लेकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। अखिलेश उड़ीसा के राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री के पोते हैं। इनके खिलाफ मारपीट की धाराओं में थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। दरअसल अधरिजा और उसके पति का लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों की शादी 2017 में हुई थी। वहीं मामले में एसएसपी दलीप सिंह कुंवर का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया गया है, अब आगे की कार्रवाई जारी है। अधरिजा ने पति और ससुराल वालों पर मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पुलिस ने पहले मुकदमा दर्ज नहीं किया था, जिसके बाद वो डीजीपी के पास पहुंची थी। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मालसी में हुए अग्निकांड के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने प्रभावित परिवार वालों की स्थिति को देखते हुए राशन सामग्री सहित रोजमर्रा में इस्तेमाल में आने वाली आवश्यक राहत सामग्री भी प्रदान की। वहीं पीड़ित परिवार वालों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया गया। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने जिला प्रशासन को आग की घटना से हुए नुकसान का आकलन कर संगीता देवी को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से भी पीड़ित परिवार वालों को मदद की जाएगी। आपको बता दें कि मालसे स्थित खाला गांव में संगीता देवी के घर में आग लगने से घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया था, जिसको देखते हुए मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय पार्षद सुंदर सिंह कोठाल की सूचना पर पीड़ित परिवार के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। दिल्ली से देहरादून के रास्ते पर था, मुझे हमारे वहाँ के मूवमेंट पार्षद सुंदर द्वारा बताया गया कि खाला गांव में एक गरीब महिला संगीता, जिसका घर पूरी तरह जल गया, उसका पूरा सामान खाने के बर्तन, बिस्तर, बेड, कुछ भी नहीं उसका बचा है। तो मैंने उसमें व्यवस्था करके तो त्वरित मदद कर सकते हैं, बिस्तर, राशन, बर्तन वगैरह उनको कुछ कराएँ। साथ में स्पष्ट किया है कि दरखास्त देंगे और उसमें पुलिस की मदद आ जाएगी, जिनका विश्वास राहत कोष से भी उनकी मदद की जाएगी। इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार हम परिवार के साथ में खड़े हैं।
देहरादून में एसटीएफ ने 200 ग्राम स्मैक के साथ रायवाला से कपिल देव नाम के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद माल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ के एसपी चंद्रमोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी युवक और उसका ससुर मिलकर स्मैक की तस्करी करते थे। इन पैसों से वो एनिवर्सरी पार्टी देने की फिराक में थे। एसपी ने कहा कि आरोपी बिजनौर से स्मैक लाकर उत्तराखंड में बेचा करते थे। एसटीएफ लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आखिर उसके गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं। हल्द्वानी में सिंचाई विभाग के प्रधान सहायक से खुद को विजिलेंस की टीम बताकर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 पत्रकारों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक महिला पत्रकार अभी तक फरार है। 3 अभियुक्तों से 1 लाख की रकम से 90,000 पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 2 अभियुक्तों के पास से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आई कार्ड भी बरामद हुआ है। इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। बताया जा रहा है कि 18 मई को 3 महिला और 1 पुरुष विजिलेंस अधिकारी बनकर सिंचाई विभाग के कार्यालय पहुंचे और प्रधान सहायक को वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित ने हल्द्वानी कोतवाली में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ 1 लाख रुपए वसूल करने के मामले में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों अभियुक्त ऊधम सिंह नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि फरार महिला पत्रकार साक्षी सक्सेना नोएडा की रहने वाली है। अभियुक्त भूपेंद्र सिंह पन्नू के खिलाफ थाना बाजपुर में अभियोग पहले से ही पंजीकृत है, जबकि अभियुक्त सौरभ गावा साल 2019 में डॉक्टर का स्टिंग कर रंगदारी मांगने के मामले में जेल जा चुका है। घटना में उपयोग में लाई गई कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। कोतवाली हल्द्वानी में रंगदारी का एक सनसनीखेज प्रकरण सामने आया। इसमें मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग के कार्यालय में तैनात जो बाबू थे, उनके पास 4 लोग आए और उन्होंने उनकी कोई वीडियो दिखाने के बाद कहा कि ये आपकी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है और आप इसमें पैसे दीजिए, नहीं तो हम आपकी शिकायत करेंगे। वो डर गए और उसके बाद 1 लाख रुपये उन्होंने डरा धमका कर ले लिए। उनके पास पैसे नहीं थे, वो पैसे उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठे किए और उसके बाद इन चारों को दिए। ये चारों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कोतवाली हल्द्वानी में हुआ। ये अभियोग धारा 386, 419, 420 आईपीसी में दर्ज किया गया। एक टीम इसमें गठित की गई कोतवाल हल्द्वानी के नेतृत्व में। इस टीम ने इन 4 में से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 1 लाख में से 90,000 रुपये इनके पास से बरामद किए। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं भूपेंद्र सिंह पन्नू, ये ऊधम सिंह नगर के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ पूर्व में भी ऐसे अभियुक्त पंजीकृत हैं। सौरभ गावा जो दूसरे नंबर के अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ भी करीमनगर थाना हैदराबाद में एक रंगदारी का प्रकरण है जिसमें ये जेल गए थे। तीसरा अभियुक्त जो सुंदर था वो उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के हरिद्वार स्थित गुरुकुल और ऋषिकेश कैंपस में मर्म चिकित्सा पद्धति लोगों को कई पुराने रोगों से निजात दिला रही है। ये चिकित्सा पद्धति शरीर और मांसपेशियों के दर्द में संजीवनी साबित हो रही है। मर्म चिकित्सा के अचूक परिणामों को जानकर दूसरे राज्यों के आयुर्वेद डॉक्टर भी यहां ट्रेनिंग लेने पहुंचते हैं। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा को ऋषियों और वैज्ञानिकों ने विकसित किया, लेकिन मर्म चिकित्सा को प्रकृति की ओर से दी गई चिकित्सा कहा जाता है। इसमें शरीर के कुल 107 बिंदुओं को दबाकर कई रोगों का इलाज किया जाता है। मांसपेशियों के दर्द में यह बहुत कारगर साबित होता है। इस पर शोध करने वाले डॉक्टर सुनील जोशी के मुताबिक लोगों में मर्म चिकित्सा पद्धति को लेकर अब काफी जागरूकता आ रही है। आयुर्वेद कॉलेज में भर्ती कई मरीज नियमित रूप से मर्म चिकित्सा करा रहे हैं। वहीं बाहर से पहुंचने वाले दूसरे मरीज भी इस चिकित्सा पद्धति को कारगर मानते हैं। वे कहते हैं कि मर्म चिकित्सा से उन्हें पुराने दर्द से राहत मिली है। जी, मुझे ये तकलीफ़ तो काफ़ी टाइम तक थी। मतलब मैं जैसे पेन किलर या कुछ और दवाएं लेता था दर्द की, तो कुछ टाइम के बाद जो है दवाई खाने से दर्द ठीक तो हो जाता था और दोबारा स्टार्ट हो जाता था। तो बहुत दिन के बाद जैसे मैं इधर आया था तो यहाँ मर्म थेरेपी होती मेरी डेली हर एक दिन। तो उसके दौरान जब भी मुझे मर्म से काफ़ी रिलीफ है। ऐसा था कि जब मैं गिरा था तो मेरी कमर में जब चोट लगी थी तो उस टाइम में चलना भी हुआ, उठना भी मेरे लिए थोड़ी दिक्कत का काम था। लेकिन यहाँ मर्म थेरेपी के द्वारा ऐसा है कि मैं अब बैठता हूँ, चलता हूँ, उठता भी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब आप एपीएन न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in, कहीं भी कभी भी।